बहुत मज़ा आ रहा है जी। उसमें बिल्कुल बहुत नई चीज़ें हैं। अम, और इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू, आई थिंक, बिकॉज इस कोर्स में भी आगे जाके फाजिल साहब के सेशन है और बिल्कुल इस्लामिक फिलोसफी कई सेशंस हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट पार्ट। बिल्कुल। सही है। काफी इंटरेस्टिंग थी। कल कल क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। ऐसे नीचे वाला तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सका, मुझे टाइम नहीं मिला। अलबत्ता जो एरिक फ्रॉम वाला था वो काफी जबरदस्त था। उसके अंदर बल्कि वो चैप्टर पढ़ के तो अब मुझे हो रहा है कि पूरी किताब शायद पढ़नी पड़ेगी। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो जिस पर्सपेक्टिव से क्रिटिक दे रहे हैं वो एक तो वही कि वो हिस्टोरिकल भी, क्योंकि हमने उसे कवर कर लिया, तो अब उसे समझना जो है वो काफी इजी हो गया है। तो उसका पर्सपेक्टिव बड़ा बेहतरीन बन रहा है। तो उसमें जो चीज़ें मुझे समझ आई, तो मैंने कुछ नोट डाउन भी की थी। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि मॉडर्निज्म को वो इस तरह से क्रिटिक कर रहे हैं कि मॉडर्निज्म का जो दौर था वो सपोजिटली एक ग्रेट प्रॉमिस था जिसने रिलीजन को रिप्लेस किया। कि जो जो चीज़ें हिस्टोरिकली रिलीजन प्रोवाइड करता था वो कह लें कि उन्होंने उसे रिलीजन ऑफ प्रोग्रेस के नाम से उसे डिनोट करते हैं। कि सिटी ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट भी वो कहते हैं कि जो चीज दीन करने आया था, या रिलीजन जो चीज एक हेवनली सोसाइटी या सिटी ऑफ गॉड एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द एम टू एस्टेब्लिश अ सिटी ऑफ प्रोग्रेस। तो कह रहे हैं कि जब वो 200 साल या 150 साल का जो अरसा है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टाइम है, उसके अंदर जो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस डेवलप हुई हैं, और वो 20th सेंचुरी में जब आके ब्रेक हुई हैं, तो उसने क्या कहते हैं इंसान की उम्मीद जो है वो प्रोग्रेस से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ी, और वो उसकी क्रिटिक वहां से प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने दो तीन चीजें जो मुझे रेलिवेंट लग रही थी वो ये थी कि वो कहते हैं कि ग्रेट प्रॉमिस की जो बात की, उसमें एक ये था कि अनलिमिटेड प्रोडक्शन होगी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है तो कॉन्सेप्ट ये बन गया कि हम अनलिमिटेड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब अनलिमिटेड प्रोडक्शन होगी तो हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रीडम होगी और अनरिस्ट्रिक्टेड हैप्पीनेस होगी। अब इन चीजों की वजह से वो आगे उन्होंने काफी डिटेल से डिस्कस किया है। हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है कि हमारा एम जो है, या मैन का एम जो है, वो ये बन गया कि एब्सोल्यूट प्लेयर हासिल करना है किसी भी सूरत के अंदर। और वो कहते हैं कि जब हिस्टोरिकली, हालांकि अगर देखा जाए तो किसी भी बड़े, जो जितने भी बड़े थिंकर गुजरे मुख्तलिफ सोसाइटीज ने, किसी ने भी ये आइडिया जो है वो वेल इन ह्यूमन वेलबींग के तौर पे पेश नहीं किया था। ये सिर्फ एक वो फिलोसफर का नाम बताते हैं जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, और उसके बाद वो कहते हैं कि 17th और 18th सेंचुरी के जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वो प्रोग्रेस देखी है, मॉडर्न प्रोग्रेस, तो वो तब इस चीज के ऊपर फोकस जो है वो बढ़ना शुरू हुआ कि आपने जो प्लेयर है, दैट्स द अल्टीमेट एम एंड गोल ऑफ मैन। और उसी की फिर कंटिन्यूएशन के अंदर वो कहते हैं कि जो जिस चीज को बार बार ग्रेट प्रॉमिस कह रहे हैं, उसका जो एक बेसिक दो चीजों के अंदर वो कह रहे हैं कि उसकी समरी ये थी कि एक तो ये कि आपको एम ऑफ लाइफ इज प्लेजर, ये एक चीज थी। और सेकेंडली ये थी कि आपको जितना आप इगोटिस्टिकल और सेल्फिश होंगे उतना सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। तो जितना इंडिविजुअलिस्टिक आप ज्यादा होंगे उतना सोसाइटी प्रोग्रेस करेंगी। और फिर उसकी जो क्रिटिक बताते हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब वो क्यों ये चीज वर्क नहीं कर सकी। वो मतलब वो डाटा के थ्रू भी बता रहे हैं, उन्होंने रेफरेंस दिया है। और क्या कहते हैं थ्योरेटिकली या फिलोसॉफिकली भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो कामयाब क्यों नहीं हुआ। तो वो चीज जो है वो इंटरेस्टिंग थी। असल में तो यही था मेन आर्टिकल, बाकी तो था जस्ट टू गिव एन आइडिया। बिल्कुल छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स थे, दो जो थे ना, एक वो फूको के हवाले से था और एक जनरली ह्यूमैनिटीज में क्या पोजीशन है, और चौथा वो नीचे वाला था। वो तो काफी, वैसे मैंने काफी सारा पढ़ा है, मैं भी पूरा नहीं अभी तक शायद पढ़ा, मगर काफी जबरदस्त। तो समीर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं सॉरी पिछली दफा मैं अटेंड नहीं कर सका, लेकिन मैंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली थी, बल्कि अभी कुछ 1 घंटा पहले ही सुनी है। तो थोड़ा सा एक कमेंट दे दूं कि बड़ा मजा आया चार्ली चैपलिन की वो छोटे शॉट्स देख के, उसकी रेलेवेंस। और आई थिंक मतलब पर्सनली मैंने ये हिस्ट्री और कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो आर्ट हिस्ट्री के थ्रू सीखी हैं।
तो आर्ट का चीज शामिल करने का थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि हम कुछ थोड़ा बहुत पेंटिंग्स को भी देखें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बड़ी जबरदस्त पेंटिंग्स और रोमांटिसिज्म के टाइम की, जो कि हमें सोसाइटी के अंदर से ही इंसाइट पैदा करती हैं। तो और डिस्कशंस भी बड़ी जबरदस्त थी पिछले हफ्ते की। तो इस हफ्ते का थोड़ा सा मैं चेक रहा था डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन वो नेचे वाला मुझे काफी क्योंकि नीचे से एक पुरानी थोड़ी सी शनाइस आई थी, लेकिन मैंने इसको हमेशा रूहानियत के उससे नजरिए से पढ़ा है, तो कभी मैंने उसको इस तरह की क्रिटिसिज्म पे नहीं पढ़ा था। आर्टिकल थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन ये मुझे पैदा हुई कि ये जो हजरत हैं, जो ऑथर हैं डगलस कैलनर, तो थोड़ा सा मैंने उनको देखा कि भाई ये क्या तो लिखते हैं, या मतलब ये बड़े प्रो मॉडर्निस्ट, आई थिंक, आई डोंट नो, और बड़े एंटी पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं आई थिंक। तो मुझे इस तरह लगा कि इन्होंने काफी जगहों पे नीचे को डिस्क्रेडिट भी किया है इसके अंदर कि भाई वो तो इस तरह की बातें करता है, लेकिन फिर उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं कि मॉडर्निज्म पे उसने ये कहा है। तो मुझे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन नजर आई है, लेकिन ये सिर्फ एक रीडिंग थी। मेरे ख्याल में इस आर्टिकल को 3-4 दफा पढ़ने से बाद समझ आएगा। तो सॉरी, मैं ज्यादा फीडबैक इस बार नहीं दे सकता। नहीं, अच्छा आपने वो जो पहले बात की ना आर्ट वाली, वो वाकई बहुत ही अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छा। तो इस दफा बाय चांस और बाय सम मेजर हमने थोड़ा सा कार्टून बच्चों की गेम्स का भी एक दिन दिखाया था। और मगर ये जो आर्ट वाला, ये तो वाकई बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको होना चाहिए। आज भी सेकंड हाफ में एक फिल्म है, वो ही दिखाऊंगा थोड़ी सी, उसका डिस्कशन। जी फारूक साहब। जी, मुझे भी ये जो मेरा भी जो सेंट्रल आइडिया जो मुझे लग रहा था, ये रजा मोहसिन साहब ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से बयान कर दिया कि पोस्ट मॉडर्न में के एक ग्रेट प्रॉमिस था जिसके पीछे दुनिया आहिस्ता आहिस्ता कई सौ साल से भागना स्टार्ट हो गई थी, और जिसके अंदर बुनियादी जो जिस पर वो बात आई वो ये थी कि जिंदगी का मकसद जो है वो इंसान ने जो इजाद करके बताया वो ये है कि आपकी सारी डिजायर्स को सेटिस्फाई करना जो है वो आपकी वो इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी ग्रीड है, जो भी है उसको सेटिस्फाई इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो एक तो बुनियादी तौर पर उन्होंने यही बात चेंज कर दी, और दूसरा ये बुनियादी प्रीमाइस भी ठीक नहीं है, जाहिर है। और दूसरा ये कि इस सिस्टम की ग्रोथ में, जिस तरह वो पोंजी स्कीम होती है ना, उस तरह इस सिस्टम की ग्रोथ में एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, एजम्पशन है कि हर बंदा एम्बिशियस होगा, हर बंदा गोल ओरिएंटेड होगा, एफर्ट करेगा, और सिस्टम अपने आप को फीड करता हुआ आगे चलता जाएगा। आगे कहाँ जाएगा वो बस एक इन्फिनिट प्रोग्रेस है, लेकिन वो इन्फिनिट प्रोग्रेस कहाँ लेकर जाएगी। फिर एक और भी मैं उसमें पढ़ रहा था कि जी कुछ आपको फीलिंग ऐसी लगती है, ऐसी इल्यूजन जनरेट होती है कि कुछ होने वाला है, कुछ पॉजिटिव चीज होने वाली है। ये फोको या उनके उसमें था कि जी कुछ चीज होने वाली है, लेकिन वो पॉजिटिव चीज मटेरियलाइज नहीं होती किसी भी जगह। तो यही दो चीजें मुझे नजर आई कि एक ग्रेट प्रॉमिस था जो कि बेस्ड ऑन ह्यूमन मतलब फिकलनेस था, इंसान ने उसको इजाद किया, और उसके अगेंस्ट अब मल्टीपल लोग। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी कि जो इसके अगेंस्ट जो मल्टीपल लोग बात कर रहे हैं, एरिक फ्रॉम भी बात कर रहा है, वो एक साइकोलॉजिस्ट और है, फिर फिलॉसफी वाले भी बात कर रहे हैं, फिर आपके नॉलेज में बड़े मशहूर आदमी हैं मोहम्मद असद साहब, जिनका कुरान का तर्जुमा है द मैसेज ऑफ कुरान। मैंने उनकी एक बुक पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था, द रोड टू मक्का, बड़ी अच्छी किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उसमें सारी उनकी फिलॉसफी है और थोड़ा सा उनका ट्रेवल है। वो भी जब बैक इन 1912, 13, 18 इस तरह के टाइम में शुरू में जब वो पहली दफा यूरोप से उठ के, ऑस्ट्रिया से उठ के, ही इज अ ज्यू बेसिकली, जब वो फलस्तीन जाते हैं तो वो देख, एक तो ही इज कंप्लीटली डिसएंचांटेड, एक वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, दूसरी की तरफ जा रहे हैं, एंड ही सेज कि ये सिविलाइजेशन जो है वो उसने हमें दिया क्या है, मतलब कंप्लीट जो है ना वो मगरिब का इंसान बैंकरप्ट हो चुका है, मतलब वो गलत तरफ जा रहा है। ही ऑलरेडी नोज, इवन इफ कि उनका इस्लाम से इनकाउंटर होने से पहले ही उनको ये बात का अंदाजा हो गया था, एट अ वेरी यंग एज, ही वाज बेयरली 18-20। और उसके बाद ही कम्स अक्रॉस मुस्लिम कल्चर और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें। तो मुझे ये लगा कि
ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है मॉडर्निज्म के खिलाफ, या जो जिसके बारे में लोग अवेयर हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये किसी एक डोमेन से नहीं है, मल्टीपल डोमेन से लोग आ रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, रिलीजन की साइड के लोग आ रहे हैं, फिलोसफर्स आ रहे हैं, और वो सारे ये बात कर रहे हैं। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इसमें मल्टीपल डोमेन से आके तो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। मैं ये भी देखूंगा कि इनमें कॉमन थीम्स आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करके कॉमन थीम्स क्या हैं इन सबके, और किस तरह वो सिंथेसाइज किया जाए इसको। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे ये बुनियादी बात लगी, बाकी डिटेल तो आगे फिर आगे चलेगी इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा, सही आपने उसको। अस्सलाम वालेकुम। नहीं देखो क्लास हुई, क्लास फिर नहीं है सही तो सही। अच्छा जी, सायरा राना। अस्सलाम वालेकुम। सर, इसमें एरिक फ्रॉम वाले पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी। उसमें उन्होंने बेसिकली जो हमारा मॉडर्निज्म है उसकी एक क्रिटिक बयान किया, और उसको उन्होंने एक ट्रायंगुलर वो बताया कि किस तरह से अनलिमिटेड प्रोडक्शन, एब्सोल्यूट फ्रीडम और अनरिस्ट्रिक्टेड हैप्पीनेस के को उन्होंने प्रोग्रेस की बुनियाद रखा। लेकिन उन्होंने जो अपना जो टॉपिक उनका है कि टू हैव और टू बी, उसमें उन्होंने 2 मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की है, और उसके थ्रू ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है कि किस तरह से होना खुद और चीज़ें होना आपके पास, उन्होंने उसमें डिफ्रेंशिएट किया है। जैसे आजकल हमारा ये बन गया कि बीइंग रिच इज़ द नॉर्म, के ये बहुत बड़े लोग हैं, और ये नहीं, अंदर से शायद वो कुछ भी ना हो, लेकिन उनके पास जो चीज़ है वो उससे डिफाइन हो रहे हैं। और इसमें उन्होंने बुक में भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि किस 1-2 पॉइंट्स को कंपेयर किया हुआ है। एक बंदे की पोएम में वो कहते हैं किस तरह से उसने फूल को तोड़ा और फिर उस पर डिस्क्राइब किया उस फूल को, जो बेसिकली उसकी सोल तो खत्म हो गई, लेकिन वो उसको फिर भी डिस्क्राइब करे बिकॉज ही इज हैविंग दैट फ्लावर इन हिज हैंड। लेकिन एक और जापानीज पोइट को फिर वो कंपेयर करते हैं कि उसने फूल को देखा, उसे सिर्फ देख के उसको डिस्क्राइब किया कि उसके साथ एक मतलब उसके साथ वो फूल को खुद फील करके उसकी सोल को डिस्क्राइब करे। तो हमारा जो मॉडर्न टाइम्स में यही आ गया कि हम लोग होने से ज़्यादा लेने और चाहने पे फोकस कर रहे हैं। तो बस इसमें यही था। और उन्होंने साथ में ये भी बताया हुआ कि किस तरह से हमने जो नेचुरल वर्ल्ड को देखने के बजाय उसको न्यू क्रिएशन की बुनियाद हमने उसको लिया है कि हम उसके थ्रू नई क्रिएशन कैसे बना सकते हैं, जो अभी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूरत में नजर भी आ रही है आगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, नहीं जबरदस्त। हाँ यही मैसेज है उसका तो काफी हद तक। जी हतीम, आपका कोई तासुरात है वैसा मैंने रीडिंग की थी, लेकिन वो पीछे से कोई प्रेमिस कुछ हुआ था तो मैं ज्यादा सेंस नहीं बना पाया उसकी। जनरली कैसा लगा पढ़ के? इंटरेस्टिंग थी चीजें इसमें। वो जो बुक से जो प्रीफेस था वो काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कुछ बातें की हुई थी जो कि वाकई मेड सेंस के जो तमाम डिजायर्स का पूरा हो जाना इज कंसीडर्ड टू बी लाइक अल्टीमेट हैप्पीनेस, बट अपैरेंटली उस तरह से है नहीं, जो कि महसूस भी होता है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह फिर अभी डिटेल्स इसको पढ़ूंगा तो मैं अच्छे से क्लियर हो सके, कुछ पीछे से चीजें कवर करने वाली हैं। चलिए मसरूफ आदमी है। जी समिया, आपको टाइम मिला कुछ देखने का? अस्सलाम वालेकुम जी सर। रीडिंग्स पढ़ी हैं लेकिन पूरी ज्यादा डिटेल से नहीं मैं पढ़ सकी हूँ। पहला तो यही था द एंड ऑफ एन इल्यूजन, पहले भी बात सबने कर दी है कि कैसे उन्होंने ग्रेट प्रोमिसेस थे कि अनलिमिटेड प्रोग्रेस की, मटेरियल अबंडेंस की, फिर वो हासिल भी हुई जाहिर है, और सब्स्टिट्यूट कर दिया जैसे एनर्जीज को, ह्यूमन एनिमल को मैकेनिकल एनर्जी, फिर ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर, फिर अनलिमिटेड प्रोडक्शन भी हुई है, कंजम्पशन भी उसके साथ बढ़ी, अनलिमिटेड पावर भी इंसान के पास आई, उसके अंदर ये थिंकिंग भी डेवलप हुई कि शायद हम ऑल वी नो। तो और फिर फ्रीडम भी उन्होंने बताया कि जो वुमेन के और आदमी को जो भी फ्रीडम थी, और फ्यूडल चेन्स ब्रोकन हुई, सोशलिज्म, फिर इसके बाद कम्युनिटी, ये सारी डिटेल। और फिर वही कि न्यूक्लियस ऑफ जो इंसान का था वो अनरिस्ट्रिक्टेड हैप्पीनेस जो है हो गया, और उसी के ऊपर ज्यादा कर लिया। इसमें मुझे एक
ये भी पॉइंट बड़ा लगा था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नेशंस भी डिवाइड होगी ना, रिच और पुअर नेशन में, और उनमें बहुत ज्यादा गैप आ गया। तो और अब हम देखें तो अब हमें ज्यादा फीलिंग आती है कि रिच जो है उन्होंने शायद ज्यादा इसके कोई बेनिफिट्स ले लिए होंगे, लेकिन हम काफी बसन जब डिवीजन बहुत ज्यादा हो गई है, यानी रिच कैपिटल वाइज भी और हर लिहाज से, तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मतलब इसका पॉइंट भी, और रेलेवेंट टू आवर सिचुएशन भी। फिर इसी तरह के जो नेक्स्ट रीडिंग थी, ये टेक्निकल प्रोग्रेस हुई तो फिर इकोलॉजिकल डेंजर्स भी बढ़ते गए हैं। फिर वाई उसके बाद ये सारे के क्यों फेल हुआ कि एम ऑफ लाइफ, जिन पहले भी सबने बताया कि मैक्सिमम अल्टीमेट अपनी हैप्पीनेस को हमने बना लिया मैक्सिमम, उसकी वजह से सेल्फिशनेस बढ़ी, ग्रीड बढ़ी, हिडोनिज्म जो है, जो प्लेयर की थ्योरी जो है वो ज्यादा आई। लेकिन उसके बाद फिर जो डिक्लाइन वो सारी के किस तरीके से जो द मोड ऑफ हैविंग, द मोड ऑफ बीइंग ने कितना मसलन असर डाला है। तो मैं वो ये सोच रही थी कि आजकल जैसे बहुत ज्यादा बच्चों में भी, और देखें आप सेटिस्फाइंग वीडियोस वगैरह का बड़ा हो गया है, एसएमआर मसलन एक आर्टिफिशियल चीजों में जो है हम लोग जो सेटिस्फेक्शन अपनी जो ढूंढने लगे हैं। आपने देखा होगा ऐसे फिजेट्स, स्पिनर्स, एक नई किस्म की चीजें जो आती हैं, वो पूछते हैं जी ये सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चे भी लिए घूम रहे हैं, काइनेटिक सैंड वगैरह, ये जो मुख्तलिफ आप देखते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियलिटी जो है ना वो काफी ज्यादा जो आ गई है, और इस तरीके से वो होती है कॉमन कि मैं मसलन एक चीज आती है और वो बहुत ज्यादा कि सब उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो जाहिर है कुछ गेन भी बहुत ज्यादा कुछ किया, लेकिन जो लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ कि शायद बहुत ज्यादा इंसान अकेला रह गया मेरे ख्याल में, बिल्कुल। और उसको जो प्रॉब्लम थे, तो यही था मेरा पॉइंट, बाकी तो सारे बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मतलब ये हम खुद भी सारा देख सकते हैं, और इधर जाहिर है हम कोशिश, इस जो कोर्स अभी ये वाला सेक्शन हमने बनाया था उसमें हम यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि इसकी मतलब कि रूट्स क्या है ना। तो मैं एंड में फिर पूछूंगा आप सबसे कि मुझे तो लग रहा है आप वो काफी क्लियर ही है इसको, क्योंकि हमने थोड़ा हिस्टोरिकली रखा था स्टेप बाय स्टेप। तो मोहम्मद अहमद अख्तर बड़े दिनों बाद आए आप क्लास में कुछ। सॉरी, मैं पिछले हफ्ते बीमार था, मैं जुम्मे की क्लास नहीं लेता क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ उस वक्त। तो लंबी रीडिंग से तो मैं वैसे ही भागता हूँ, शायद ये नेशनल थिंग है। लेकिन जो छोटी रीडिंग से पे मैं ये कमेंट करूंगा कि अभी तक डिस्कशन जो है परफेक्ट जा रही है, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट ये मिसिंग है कि हम जो एरिक फ्रॉम की बातें वो दो चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक प्लेजर साइड और एक प्रोग्रेस साइड। तो प्लेजर साइड में हमने पहले वीक में या दूसरे में एक रीडिंग पढ़ी थी फ्रीडम ऑफ मैन में, जिसमें उसने ये कहा था कि अगर आप यानी कि either you let your pleasure control you or your जिसको नफ्स कहते हैं कि आप या अपने नफ्स को कहते हैं कि वो कंट्रोल कर ले, या आप अपना नफ्स खुद कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेन थिंग इज दैट वो सेम बिल्कुल है टू हैव और टू बी में, या तो आप प्लेजर से ही इतने ज्यादा हैप्पीनेस ड्रॉ करने लग जाते हैं, या आप सिलेक्टिव हो जाते हैं कि मैंने हैप्पीनेस ड्रॉ कैसे करनी है। और सेकंड थिंग जो प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस में ये कि आप जिस समय कल अपने उस्ताद मुस्लिम शगन से भी बात कर रहा था कि हम म्यूजिक के अंदर देख रहे हैं कि नई चीजें नहीं कोई क्रिएट हो रही, उसकी वजह यह है कि लोगों ने अपने काम से प्यार करना छोड़ दिया है और अपने सक्सेस को स्किलफुल होने की बजाय अपने पोजेशंस के साथ रैंक करना शुरू कर दिया, जिस जो के मेन बुनियाद है हमारी डिस्कशन की, टू हैव और टू बी, के आपके पास ज्यादा चीजें होंगी तो आप ज्यादा अच्छे सिंगर हैं, या आपके पास अच्छा ज्यादा स्किल होगा तो आप अच्छे सिंगर हैं, या कुछ भी। तो मेन थिंग ये चल रही है और आपने डिसाइड खुद ही करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जैसे समिया भी कह रही थी हमारी सोसाइटी में तो ये अब बहुत ही जोर पकड़ गया है इसकी, ये एक पूरा अलग डिस्कशन है। रमीशा आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने रीडिंग पोस्ट मॉडर्निटी वाली की, थोड़ी सी टू हैव और टू बी वाली थी, लेकिन आगे नहीं पढ़ पाई। परसों का रिकॉर्डिंग देखी थी जी, आपने? मिस किया था परसों? वो मैंने देखी थी, गुड गुड।
आपको चार्ली चैपलिन अच्छा लगा? नहीं, वो वाला पार्ट अभी नहीं देखा। के 15-20 मिनट रह गए थे, फिर मैंने कहा कि मैं पोस्ट मॉडर्निटी पढ़ती हूँ, शाबाश, थोड़ी सी वो पढ़ा था, वही टू हैव टू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी। ये सारे ही हो गए, 2 लोग रह गए। निदा। जी तैमूर साहब, 3 पॉइंट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे एरिक फ्रॉम की रीडिंग में से। बाकी नीचे का मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ना चाहूँगी। फुको का तो थोड़ा सा ही था। तो इस पे जो 3 पॉइंट्स है, एक ये था कि इंडस्ट्रियल एज के बाद जो एक सोशल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है, तो उसका हम हिस्सा है, हम देख चुके हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं, वो अभी काफ़ी क्लियर हो गए हैं। इट्स अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट ये था, जो सेकंड पॉइंट माना चाह रही हूँ, कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं। अब परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट इंडस्ट्रियल एज में, इट्स वन ऑफ हीडनिज्म, जिसमें आप बिल्कुल विदाउट एनी स्टॉप अपने मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और ये जो है ग्रीक कॉन्सेप्ट से बहुत डिफर करता है। इन्होंने मेंशन किया है कि ग्रीक थॉट में था यूडेमोनिया, विच इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग, जो कि बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द कैपिटलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। इसमें था कि वही बात कि यहाँ पे वो डिफरेंस मैंने देखा कि ग्रीक और मॉडर्न वेस्टर्न थॉट में फिर से वो एक डाइकोटमी या एक डिफरेंस आ रही है। हाँ कि वो ग्रीक थॉट को फॉलो करते हैं, लेकिन ग्रीक्स का बहुत डिफरेंट थॉट था ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस, एंड जो मॉडर्न थॉट है इट्स वेरी डिफरेंट। तो ये परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की डेफिनेशन मुझे इंटरेस्टिंग लगी। और तीसरी बात थी कि एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी जो एरिक फ्रॉम ने भी लिखा, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये एक पैराडॉक्स चल रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे एक ऑब्सेसिव वर्क कल्चर है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ऑब्सेसिव लेजीनेस भी है। तो अगर आप वर्क डेज पे बहुत ऑब्सेसिवली काम कर रहे हो, तो फिर वेकेशन पे या वीकेंड्स पे आप ऑब्सेसिवली गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो। एंड वो ये कह रही थी कि इट मेक्स सेंस बिकॉज इकोनॉमिक सिस्टम जैसे सेटअप हुआ हुआ है, वी नीड बोथ ऑफ दोज। हमें वो प्रोडक्शन के लिए चाहिए ओवर वर्क, और फिर हमें कंजम्पशन के लिए वो ओवर क्या कहते हैं गुड्स का ख़रीदना, वो भी चाहिए। और ये चीज़ मुझे पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया एंड मैंने सुना भी है अपने दोस्तों से। जब मैं यूएस में थी तो मेरे दोस्त बहुत बिना सोचे वो इतनी चीज़ें ख़रीदते थे, एंड मैं क्वेश्चन करती थी कि आप लोग क्यों इस तरह करते हो, क्यों ऑब्सेसिवली ख़रीद रहे हो। वो जस्टिफाई करते थे कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, दिस इज़ गुड फॉर कंट्री एंड फॉर एन इकोनॉमी। तो ये पॉइंट वो बिल्कुल फुल सर्कल हो गई पढ़ के। मुझे अभी समझ आई कि ये एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने इसी तरह पढ़ाया हुआ है कि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। सो इट मेक्स सेंस, काफ़ी अमेजिंग एक पॉइंट मुझे नजर आया। That's very useful. Thank you very much. जी यावर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी एक तो जी मेरे ख्याल में थोड़ी सी कोई गड़बड़ हो गई है। आई मिस्ड नीचे रीडिंग। मुझे वो ड्राइव में आई थिंक आई मिस्ड इट। मुझे एक फ्रॉम की रीडिंग नजर आई थी, और एक मुझे which starts briefly with Fuka. So yeah, I definitely missed this reading. So I'll read it later then. मगर इससे पहले आई थिंक मैं थोड़ी सी एक जो बात करना चाहूंगा, वो ये है कि हमें पोस्ट मॉडर्निज्म की थोड़ी सी डेफिनेशन, और मेरे ख्याल में पोस्ट मॉडर्निज्म की डेफिनेशन इस तरह है कि ये मॉडर्निज्म पे क्रिटिक है, स्पेशली मॉडर्निज्म विच इज एन आउटपुट ऑफ enlightenment ideas and industrial production, right? Industrial revolution. और पोस्ट मॉडर्निज्म की अपनी एज सच इट्स अ क्रिटिक ऑफ डिफरेंट टाइम्स। फ्रॉम का अपना क्रिटिक है, फूका का अपना क्रिटिक है, और लोगों का और होगा। इसका कोई सेंट्रल आइडिया इस तरह नहीं है जिस तरह आप कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट का या रेनेसांस का एक सेंट्रल आइडिया था। तो ये तो हो गया पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इत्तेफाक से फूका मुझे पसंद है काफी, उसको मैंने खुद ऑन माय ओन पढ़ा हुआ है, और फूका को तो मैं उस्ताद मानता हूँ। तो उसका क्रिटिक जिसकी उसकी पोस्ट मॉडर्निज्म थॉट जो है इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी ऑर्डर ऑफ नॉलेज पढ़ लें या ऑर्डर ऑफ थिंग्स है शायद, और इसकी एक डिसिप्लिन है या
पनिशमेंट है, समथिंग लाइक दिस। उसकी एक किताब है जिसमें वो प्रिजन को, आप आर्किटेक्ट हैं, आपको वो एक प्रिजन का मॉडल उसने पकड़ा हुआ है। तो इट्स अ he's brilliant, I think. फ्रॉम का मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल ये पहली दफा था जो मैं फ्रॉम को पढ़ रहा था, और मुझे उनका मजा नहीं आया था, और I'll try to critique it in and I'll try to explain it in different ways why I'm not convinced by Fromm. So first of all, I don't think ये enlightenment में या industrial age में ये किसी ने कहा था कि unbridled और unconstrained consumption आपका गोल है। ये उसका हो सकता है कॉन्सिक्वेंस हो गया, और अनडाउटेडली उसका एक कॉन्सिक्वेंस जरूर होगा, बट ये कहीं पे कहा नहीं था। आई थिंक ये बहस जरूर की जा सकती है कि उसका एनलाइटनमेंट का या इस पीरियड का एक ये रिजल्ट था कि किसी खुदा ने या खुदा की किताब ने या किसी शख्स ने जो खुदा का अपने आप को तर्जुमान समझता है, चर्च कह लें या मुल्ला कह दें, वो आपको नहीं बता सकता कि आपका जिंदगी में क्या गोल होना चाहिए। आपने एज एन इंडिविजुअल खुद गोल ढूंढना है, और उसमें उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हो गया हो कि एक अनब्रिडल्ड कंजम्पशन चल रही है, तो वो बात मान सकते हैं। मगर जब फ्रॉम साहब का फंडामेंटल अजम्पशन मुझे जो नजर आई थी, जो मुझे समझ आ रही थी, वो ये थी कि इस पीरियड में एक कैपिटल एक्यूमुलेशन और ग्रीड हैज बिकम सेंट्रल, और उससे जो मुझे इतराज था वो ये था कि कैपिटल एक्यूमुलेशन और ग्रीड तो हमेशा से चलती आ रही। ठीक है, अगर आप इसी तरह देख लें, प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी देख लें, या आप फॉर एग्जांपल इस्लामिक टाइम्स भी देख लें, द प्रॉफिट इज नोन फॉर ट्रेड कैरावंस, राइट? ही वाज अ ट्रेडर, राइट? You can't be a trader without capital accumulation. It's given. You can't trade without capital accumulation. That was always the case. So I think Fromm was carrying that point a bit too far. But yeah, modernism और criticism मैं जैसे कह चुका हूँ, वो फूका इस रीडिंग में तो इतना ज्यादा नहीं था, मगर वैसे फूका को जितना पढ़ा है और जो उनका क्रिटिसिज्म है वो मुझे काफी मतलब समझ आता है या लगता है। नीचे का I unfortunately was not able to read, and I'll read it now. That's all from my side. ये excellent, thanks a lot. मुझे ऐसे कहीं अब ज़्यादा मुझे याद तो नहीं इसकी रेफरेंस, या तो हमने चॉम्स्की में सुना है या ये फ्रॉम में कहीं लिखा है इस टाइप का कि कुछ मॉरल कंस्ट्रेंट्स होती थी, यानी कि ट्रेड जब भी होती थी अब भी होती थी, मगर इंटरनली एक सोसाइटी का एक वर्ल्ड भी होता है, उसमें मोरालिटी भी आ जाती है, कुछ लिमिट्स भी आ जाती है। जैसे नहीं वो एडम स्मिथ वाले में भी आया था कि भाई उनकी लव फॉर देयर कंट्री विल stop them from going overboard or going in excess, यानी कि लोगों को एहसास तो था कि इसका डायरेक्शन ये बनेगा और बना भी। तो खैर ये मगर we just wanted to introduce these ideas, I think वो तो हो ही गए हैं काफी हद तक, और जाहिर है ये अपने तौर पे हम इसको मजीद, ये काफी सारी कह लें थ्रेड्स हैं इसको हम फॉलो कर सकते हैं अपने अपने। जी रजा। नीचे मैं सिर्फ एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये इनकी बात से मेरे जहन में ये बात है कि फ्रॉम ने ये भी मेंशन किया है, मतलब उसी रीडिंग के अंदर वो कह रहे हैं कि सारे फिलोसफर्स ने हेडोनिस्टिक आइडियाज जो है वो नहीं प्रपोज किए थे, जैसे वो कांट की मिसाल देते हैं या मार्क्स की मिसाल देते हैं। लेकिन वहीं उन्होंने मेरे ख्याल से हॉब्स का भी एक वो रेफरेंस दिया है कि वो कहते हैं कि लाइक जो ग्रोथ है कम्युनिटी की या इंडिविजुअल की, वो फ्रॉम वन ग्रीड टू अनदर ग्रीड है, तो वो उस चीज को मेंशन करते हैं। सेकेंडली वो ये बात भी कह रहे हैं कि इससे पहले लाइक इंडस्ट्रियल एज से पहले होता ये था कि जो हेडोनिस्टिक आइडियल्स थे वो बहुत एक लिमिटेड क्लास या एक तबके तक महदूद होते थे। उसके बाद ये हुआ है कि इंडस्ट्रियल एज के अंदर या मॉडर्न एज के अंदर इट बिकेम अ सोशल आइडियल, मतलब वो पूरी सोसाइटी का आइडियल ये बन गया कि आपने ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करना है और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर हासिल करना है। तो इवन दो वो फिलोसॉफिकल उसकी बैकिंग क्या थी या क्या रेफरेंस है, लेकिन सोशल आइडियल्स ये बन गए थे कि इवन उन्होंने इसके अंदर जो कम्युनिस्ट आइडियाज है उसकी भी क्रिटिक थोड़ी सी जो की है वो इसी रेफरेंस से की है कि कम्युनिज्म जो है वो इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द सिस्टम इट बिकेम एन आइडियल टू
कह लें कि अब बोर्जिया कम्युनिटी फॉर ऑल, मतलब इस तरह का वो रेफरेंस वो दे रहे हैं कि वो मतलब इन द एंड वो हो ये गया है कि सब जो है वो बोर्जिया बन जाए, जिसकी वो मुखालफत से बेसिकली शुरू हुए थे। तो वो इन द एंड वही चीज आइडियल बनी गई कि सबके पास होना चाहिए और सबके पास ही वो वेल्थ और क्या कहते हैं प्लेजर होना चाहिए। एक चीज और जो उस रीडिंग के अंदर मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी वो ये कि फ्रॉम ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि ये पहली दफा तारीख के अंदर हुआ है कि इवन दो वी नो कि जो सिस्टम और जिस जो कह लें कि जो थ्योरीज हम लेके चल रहे हैं जिनकी बेस पे हमारी सोसाइटीज वर्क कर रही हैं और जो हमारी अप्रोच है टुवर्ड्स सोसाइटी, इट्स कैटास्ट्रोफिक, लाइक वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं लेकिन नॉट लाइक विलिंग और एबल टू चेंज इट। अब वो उसकी भी उन्होंने 2-3 पेजेस के ऊपर उस चीज की क्रिटिक कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं चेंज कर पा रहे, इवन दो वी नो कि अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो वो चीज भी काफी इंटरेस्टिंग थी। The great promise of unlimited progress, the promise of domination of nature, of material abundance, of the greatest happiness for the greatest number, and of unimpeded personal freedom has sustained the hopes and faith of the generations since the beginning of the industrial age. यही मूड हमें असल में एनलाइटनमेंट में रूसो वगैरह से, हॉब्स, ये सब में मेरे ख्याल से ये मूड है। इसको हम जब क्लोज रीडिंग करेंगे तो ही इज रियली समराइजिंग दैट होल हिस्ट्री विदाउट रियली गिविंग एनी रेफरेंसेस। ये भी एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग ये तो अब रजा ने भी कहा था कि कैसे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गए बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, and therefore people did experience a new sense of freedom। और ये कि क्योंकि रिलीजियस अथॉरिटी को बहुत मतलब बड़े क्लियरली अंडरमाइन किया गया एज पार्ट ऑफ द न्यू फिलॉसफी ऑफ एनलाइटनमेंट। आपने देखा ही है, चाहे कांट हो, वो सारे उन्होंने उसको एक थियरी दी और कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो, और उसके पैरेलल में रैशनलिज्म भी था। ये अभी बात की रजा ने, मगर ये समराइज भी बड़ा अच्छा किया है। फॉर द इंडस्ट्रियल एज हैज इंडीड फेल्ड टू फुलफिल इट्स ग्रेट प्रॉमिस। क्या थे ग्रेट प्रॉमिस? अनरिस्ट्रिक्टेड सैटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स, इंडिपेंडेंट मास्टर ऑफ आवर लाइव्स। हम कहने को दिस इज द एज ऑफ फ्रीडम, बट वी आर ऑल लाइक स्लेव्स टू द सिस्टम। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है जो अभी मैं आपको फिल्म दिखाऊंगा, उसमें बात काफी क्लियर होगी। यहाँ तक कि हमारे टेस्ट और फीलिंग्स भी जो है ना मैनिपुलेट होते हैं। ये भी मतलब जो हमने जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी उसमें देखा द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल वांट्स, एडम स्मिथ से चल रहा है ये। तो economic progress has remained restricted to the rich nations. Technical progress itself has created ecological dangers. ये 1970s में लिख रहे हैं ना। Why did it fail? That the aim of life is happiness. That is maximum pleasure defined as the satisfaction of any desire or subjective need a person may feel. Modern society में तो ये common हुई है ना, aspect है उसमें, क्योंकि आपने मॉरल रिस्ट्रिक्शंस एंड वो उनको रिलेटिवाइज कर दिया ना, उसका कोई सोर्स एज सच। तो ये ईगोटिज्म, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड एज अ सिस्टम नीड्स टू जनरेट देम इन ऑर्डर टू फंक्शन। जाहिर जब आप फ्री होंगे तो वो सारी चीजें खरीदेंगे और लीड टू, एंड दे थॉट दैट विल लीड टू पीस एंड हार्मनी। कह रहे दिस वाज नेवर द थ्योरी एक्सप्रेस्ड बाय द ग्रेट मास्टर्स एंड सेजेस। ये भी हो गया। तो ये खैर काफी रीडेबल है। और कोई इसमें ये मैं क्या कहता, the theory that the aim of life is the fulfillment of every human desire was clearly voiced for the first time by Aristippus, but for the first time since Aristippus। ये मेरे ख्याल से यावर साहब की बात का जवाब भी है इसमें कि this was clearly voiced by philosophers in the 17th and 18th centuries। It was a concept that would easily arise when profit ceased to mean profit for the soul, but came to mean material monetary profit. In the period when the middle class threw away not only its political shackles, but also all bonds of love and solidarity, and believed that being only for oneself meant being more rather than less oneself.
तो इसको क्लोज रीडिंग दरकार है, मैं समझता हूँ। Many ethical theories have been developed since the 18th century. वो हमने देखा था कि फिर इन्होंने खुद theories बनाई, socially and ethically and morally and aesthetically, सबने अपनी theories बनाई। Some were more respectable forms of hedonism, such as utilitarianism. Others were strictly anti-hedonistic systems, such as those of Kant, Marx, Thoreau, and Schweitzer. Yet, the present era, by and large, since the end of the First World War, has returned to the practice and theory of radical hedonism. ये अच्छा point है। ये तो इनका थीसिस यही है कि इससे कोई हैप्पीनेस हासिल नहीं हो सकती। बाकी इसको मैं स्किप करता हूँ, आगे चलते हैं। अभी है वैसे 2 मिनट, तो दूसरे वाला देख लेना। तो ये हो गया कि इंसान की जगह असल में सिस्टम प्राइमरी हो गया। The whole economic system was no longer determined by the question what is good for man, but by the question what is good for the growth of the system. तो ये काफी वैसे हाँ स्टार्क किस्म का मसला है, क्योंकि है apparently good of man के लिए, मगर as all of us now know, it's only good for the good of the corporations. इंसान का मॉडल ही नहीं पकड़ते ठीक है। अब मतलब है वो न्यू नॉर्म हो, इट्स द न्यू नॉर्म, हम क्वेश्चन भी नहीं करते। अब स्कूल्स में भी यही सिखाया जाता है ना कि इतना इंसान सक्सेसफुल किसके मतलब से रहा। इसीलिए तो खैर फिर इनका ये है कि ये दिस विल लीड टू ग्रेट ट्रबल। सिकनेस तो हो ही गई है, मगर इकोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी भी इन्होंने भी फोरसी की थी, तो इसलिए इंसान को अपना रास्ता बदलना है। वो तो इसको वो डिस्कशन है सारा, द वे आउट ऑफ इट ही इज प्रोपोगेटिंग। आपको ना अपने ये सोच बदलनी पड़ेगी। सो दिस इज समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, प्योरली रैशनल और एनालिटिकल तरीके से वो उसी नतीजे में पहुंचे फ्रॉम विद इन द सिस्टम। हम आज इनमें तो हम विद इन द सिस्टम ही की क्रिटिक शेयर कर रहे हैं। आउटसाइड तो हमने शुरू में अपने प्रेमिसेस बता दिए थे कि हम कैसे देखते हैं, मगर इवन विदाउट इट इट इज सो अपैरेंट। इस नतीजे में पहुंचते हैं जो कि ट्रेडिशनल था ही, हमेशा से था कि वही ना हैविंग फन और बीइंग हैप्पी। लैंग्वेज में से पता चलता है, इट्स द स्टेट व्हिच इज द ऑब्जेक्टिव। ये जनाब वाकई यावर साहब ये बड़े कमाल जबरदस्त लिखा हुआ है। ये आप नीचे की बात कर रहे हैं या फ्रॉम की बात कर रहे हैं? नीचे का जो है ना ये जो आप जी, ये मैं जी दिस आई हैव टू रीड, ये मैंने मिस कर दिया था। और इसका ये पहली लाइन पढ़ देता हूँ। His powerful broadsides against religion, morality, and philosophy deploy a mixture of enlightenment-inspired criticism and anti-enlightenment vitalism to attack the life-negating aspects of modern culture. अब ये 1843 में या 1840s में या उससे ही पहले लिख रहे हैं 1800s में, और अभी आगे फूको का आएगा। फूको का ये अगले उस पेज में लिखते हैं कि वो एंटी एनलाइटनमेंट जो स्ट्रेन्स है विद इन वेस्टर्न मॉडर्निटी उसको आगे ले जाते हैं। इनका मिक्सचर है क्योंकि ये उनसे काफी पहले हैं, अभी एनलाइटनमेंट आइडियाज हैं सोसाइटी में उस तरह से, मगर ही कैन ऑलरेडी सी द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। In his appraisals of the modern age, Nietzsche developed one of the first sustained critiques of mass culture in society, the state and bureaucratic discipline and regimentation, producing perspectives that deeply influenced later discourses of modernity. तो ये आप लोग इधर सीरियस लंबा आर्टिकल है, मगर इट्स वर्थ, ये आप लोग देखिएगा। I think बस ये मैं ये पैरा पढ़ना चाह रहा था फूको में से, वो जो भी डिस्कस हो रहा है। Foucault's critique of modernity and humanism, along with his proclamation of the death of man and development of new perspectives on society, knowledge, discourse, and power, has made him a major source of postmodern thought. Foucault draws upon an anti-enlightenment tradition.
that rejects the equation of reason, emancipation, and progress, arguing that an interface between modern forms of power and knowledge has served to create new forms of domination. तो बड़ा ही ये इंसाइसिव किस्म की क्रिटिक है, जैसे यार साहब ने कहा। और ये क्योंकि अब हमें बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा हमें समझ आना शुरू हो गया ना, एनलाइटनमेंट फिलॉसफी एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये चीजें मेरा ख्याल है इट्स एक तरह से माइलस्टोन है। हम जब भी कोई चीज पढ़े तो हमें नेविगेट करने में मुझे लगता है आसानी होगी। और ये असल में जावर साहब की बात में ऐड करना चाहूंगा कि पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स में एक मैंने नोट ये भी किया है कि जो पैरामाउंट रैशनैलिटी को सेंट्रलिटी दी गई है उसको काफी क्रिटिक की गई है। उसकी एग्जांपल ऐसे है कि मुझे मॉडर्न आर्किटेक्चर की पोस्ट मॉडर्न ये क्रिटिक है कि तो जब रीजन होगा तो बिल्कुल डेड आर्किटेक्चर है, डब्बे डब्बे। तो इसलिए पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में देयर वाज मोर कलर एंड मोर एक्सप्लोरेशन ऑफ द सब्जेक्टिव एंड अदर साइड ऑफ। तो ये भी थी कि एक तरह की क्रिटिक ऑफ रैशनैलिटी भी है। ये कह रहा है देयर आर क्रिटिक्स ऑफ रीजन एंड वेस्टर्न थॉट सच एज नीत्शे एंड बेटेल। जो भी दिस इज ये वही ना मैं आपसे कह रहा था, जो मेरा थोड़ा सा इंप्रेशन है अबाउट पोस्ट मॉडर्न इज के ये बड़ा वो भी डीपली करते हैं, ग्रीक से शुरू होते हैं कि ये कहाँ से आया, एरिस्टोटल से आया। मैं थोड़ा सा मैं ऐसे बड़े अवांगार्ड स्कूल में आर्किटेक्चर पढ़ा था लंदन में, तो वहाँ डिस्कशन उस जमाने पता नहीं कौन सा जमाना था तो याद ही नहीं, लेट 80s था शायद, 89-90 था। Foucault was also deeply influenced by Bataille's assault on enlightenment reason. खैर, तो इसका आखिरी वाला भी जल्दी से देख लेते हैं। ये क्या है? ये तो हो गया ना, ये क्या है? अच्छा ये छोड़, ये भी ये किसी ने पढ़ा ये सिर्फ आपका इंटरनेट में मसला हो रहा है या मुझे कट कट के आ रही है आवाज? बाकियों किसी और को भी कट रही है आवाज आपकी? मैं इधर उधर देखता हूँ तो शायद कट जाती है आवाज। ठीक चल रही है आवाज? ठीक आ रही है? तो ठीक आ रही है। आपकी तरफ है? ठीक है, सही हो गया। ये मैं एक ये पढ़ देता हूँ जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ, ये भी एक छोटा सा 1-2 पेज ही है। The scientific revolution and the Enlightenment are widely seen as specially modern and uniquely European achievements. Max Weber summarized these ideas in his thesis that, as we like to believe, Western rationalism embodies a worldview and a number of forms of social action that, even though they have emerged in a restricted period in time and in a relatively small number of countries, have a universal application and significance. He sees this worldview and these forms of action as manifested in such things as the modern natural sciences, modern jurisprudence, bureaucracy, capitalism, and in the personality of the professional who has learned to separate work-related and personal matters. मॉडर्न सोशियोलॉजी के मेरे ख्याल है इनको फाउंडर माना जाता है। ये भी बहुत अहम वेस्टर्न थिंकर है, इनकी क्रिटिक भी है। तो ये कहते हैं कि अपना पर्सनल प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल आपका वो चीजें ज्यादा रखी। तो सर जी ये फिल्म है 1982 की, 1970s में शुरू हुई थी, 4-5-6 साल में बनी। तो इट इज बेसिकली अ साइलेंट फिल्म। तो इस पे आप बाद में खुद रिसर्च कीजिएगा, तो जस्ट टू कीप आवर फोकस में ज्यादा उस डिटेल में। इसमें जो इसका डायरेक्टर है वो बहुत ब्रिलियंट था और कई चीजें हमें मतलब इतनी वो नहीं लगेंगी, मगर वो अब असल में क्लासिक की हो गई है और वो सारी टेक्निक्स अब आम हो गई है। कि वो आप देखेंगे बहुत सी टेक्निक्स उसने की, यानी कि टेक्निकली बहुत ही, मगर उसके जो जिस वजह से मैं बात कर रहा हूँ ये है कि इसके साथ एक बहुत मशहूर मॉडर्न कंपोजर है फिलिप ग्लास, साउंड ट्रैक उनका है। ऐसा था कि जैसे 2 जीनियसेस का पार्टनरशिप हुई, टेक्निकल साइड पे, आर्टिस्टिक साइड पे, और जिसकी हम बात सुनेंगे वो इसका वो प्रोड्यूसर जिसका आइडिया था उसकी हम बात सुनेंगे। सारे तीनों ही चाहिए, आइडिया भी चाहिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करने वाले चाहिए।
तो ये था। नाम जरा मुश्किल है, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा लेने की नाम। तो हम शुरू करेंगे उसके, वो लंबी फिल्म है तो उसके कुछ लोगों ने तरह तरह के ना सीन्स की वो बनाए हैं क्लिप्स। तो एक वाला सीन्स का जो क्लिप्स दिखाता हूँ, जस्ट टू गिव द सेंस ऑफ द मूवी, उसके बाद डिस्कशन हो जाए। यानी कि जो ऑनलाइन डिस्कशन है फिर उनमें जाएंगे। इसका नाम है कोयानिस्काट्सी। ये रेड इंडियन या अमेरिकन इंडियन होपी लैंग्वेज का वर्ड है। मैंने वो नहीं किया ना, सॉरी कर दिया। मतलब सर जी सारा पता लगेगा, मगर पहले बस आई जस्ट वांट यू टू सी इट, बाद में मतलब आ जाएगा, असली कुछ आ जाएगा, कुछ तो सस्पेंस हो। जी स्क्रीन शेयर हो गई? जी जस्ट टू गिव अ सेंस ऑफ द मूवी ना, किस टाइप की है। इस साउंड असल में बड़ी जरूरी है उसी करने की। ये चलिए देखते हैं। This is a more proper introduction to the movie. इसको ऐड नहीं करेगा, ट्रेलर है।
Critics around the world have called it a remarkable film event, a breathtaking experience, a fusion of image and sound. Until now, you've never really seen the world you live in. तो आप फिर खुद जरूर देखिएगा जरा ना साउंड सही करके, हमारे स्पीकर थोड़े कमजोर है। ये थोड़ा सा कर लीजिए। जी 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 कुछ कह रहे हैं? जी मैंने कहा इसके लिंक्स आप बाद में शेयर कर लीजिएगा ग्रुप पे। हाँ, now this is the filmmaker. इसके ये 8:55 पे करना चाहिए। 8:16 of many, many, many people, and without the soul of Ricky in there, it wouldn't be present. What I tried to show is that the main event today is not seen by those of us that live in it. We see the surface of the newspapers, the obviousness of conflict, of social injustice, of the market, welling up of culture, but to me the greatest event, or the most important event of perhaps our entire history, nothing comparable in the past to this event is fundamentally gone unnoticed. And the event is the following: the transiting from old nature, or the natural environment as our host of life for human habitation, into a technological milieu, into mass technology as the environment of life. So these films have never been about the effect of technology, of industry on people. It's been that everyone, politics, education, the financial structure, the nation-state structure, language, the culture, religion, all of that exists within the host of technology. So it's not the effect of, it's that everything exists within.
It's not that we use technology, we live technology. Technology has become as ubiquitous as the air we breathe, so we are no longer conscious of its presence. So what I decided to do in making this film is to rip out all the foreground of a traditional film, the foreground being the actors, the characterization, the plot, the story. I tried to take the background, all of that just supported like wallpaper, move that up into the foreground, make that the subject, ennoble it with the virtues of portraiture, and make that the present. So we looked at traffic as the event. We looked at the organization of a city as the equivalent of what a computer chip looks like. We looked at acceleration and density as qualities of a way of life that is not seen and goes unquestioned. Life unquestioned is life lived in a religious state. I wished for Koyaanisqatsi not to have any name at all. As the discussions were early enough on about the trilogy, I thought that we shouldn't have a name, that we should have an image. Why use a word to describe something that we're trying to say is undescribable or unnameable? It's not for lack of love of the language that these films have no words. It's because, from my point of view, our language is in a state of vast humiliation. It no longer describes the world in which we live. And in that sense, going to these films, Koyaanisqatsi, since I was forced to take a word, I felt that I wanted a word that had no cultural baggage, that had no preconceived meaning surrounding it, and to take a word as inscrutable from a non-literate language, from a culture of orality, I felt was fantastic. They have a whole different take on things. Everything that we call normal, they call abnormal. Everything that we call sane, they call insane. That was music to my ears, because I was not trying in these films in any of them to make commentary on Hopi's way of life or their culture. This is not an ethnographic film about Hopis. It's not a collaboration with Hopi particulars. It's the opportunity to find inspiration in another person's point of view about the life that we all live. So in that sense, it's a salute to a language that is more powerful in its descriptive capacity to describe the world in which we live. So Koyaanisqatsi means, first of all, Qatsi itself means life. It means way of life, life way. So Koyaanis means crazy, turmoil, out of balance, disintegrating, a way of living that calls for another way of doing it. So it means a way of life that's out of balance, a way of life that's crazy, that's in turmoil, a way of life that calls for another way of living. We're at a moment of great transition in the world called the Day of Purification, and that from that purification will come a more balanced, harmonic life. Koyaanisqatsi was like a plague that had happened to them in the underworld, and that they tried to come into this world to avoid. The definitions at the end are my commentaries, but they're faithful to the root or the etymology of the word. Would people understand what that word means? I don't know. Is it important that they take my understanding trying to be true to the etymology of the word? That's not important either. In my ये आवाज आपने खुद बंद की? हाँ, बस इतना ही क्लिप दिखा रहा था, बाकी मैं सारे लिंक्स शेयर कर दूंगा अभी। जी हाँ, अभी वो इतना ही दिखा रहा था। आ गया जी। जी जी। Want to have a specific message when you started showing us ourselves like we'd never seen us before.
Well, you know, here's the thing. I decided early on that I would give up language. Let me tell you why. For me, language is the most important thing in the world. We see the world through the language that we speak. I feel tragically, however, that our languages, your language, my language, the language of most of the people of the world that are in a modern society, those languages no longer describe the world in which we live. So I thought that it would be much more efficacious to make a film without words that would, you know, that Napoleonic statement, a picture's worth 1,000 words. This would be to flip that on its head, to give you 1,000 pictures, to offer you the power of one word, Koyaanisqatsi. I chose the Hopi language because it was a language of orality. It was an illiterate language. It was a language with more profundity than the language that I speak. It was a language that could describe the world in which we lived. And what I loved about the word is that no one heard the word before. Many people thought it was a Japanese word. Most Hopis had forgotten the word or didn't even know it. So it was a way to introduce, through the visualization of the world, a definition that we could put on it. You know, a monad is something that is beyond definition. So the world we live in now is beyond the definition of our language, but it's not beyond the definition of all languages. For the Hopi, when I met them, or when I met David Manange, Kikmungwe, an elder, he said, Mr. Reggio, everything you call normal, I call abnormal. Everything you call sane, I call insane. Well, that was like music to my ears, because at that time I was feeling mentally ill with the feelings that I had about the world. So to hear that was a reinforcement. This film, of course, is not about the Hopi people. It's taking the perspicacity, the clarity of their language, and offering it as a way to see the world in which we live. If you went to a university and studied ethnology, what you have are people of, let's say, developed cultures putting their subjective categories on indigenous peoples. I wanted to do just the opposite. I wanted to take indigenous peoples and put their subjective categories on our progressive culture. Are you surprised by the emotional impact that these films have had in? तो ये आपको मैं फिल्म इंट्रोड्यूस कर रहा था, आई थॉट इट वाज वेरी अप्रोप्रिएट, जो हम कोर्स में भी करना चाह रहे हैं एक तरह से। 1982 सारी फुटेज से पता चल रहा है 70s के बहुत सी। तो पता नहीं क्या होता। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको रेलेवेंट पाया, पता चला। हाँ चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा व्यूज ले लो, हम अंधेरे में फिल्म थिएटर में पहला वाला बटन राइट। या हाँ जी फारूक साहब, एनी कमेंट्स ऑन द? जी बिल्कुल रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है। और आई थिंक जो हमने इस फर्स्ट पार्ट में कोर्स के जो 6 में से एक पार्ट में कर रहे हैं, ये देखकर मुझे लगता है कि नवे हम यही कर रहे हैं कि एक चीज जिसको आप रह रहे हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये हमारी इन्वायरमेंट है, ये हमारा हिस्सा है या हम इसका हिस्सा हैं, या दिस इज वन थिंग, दिस इज नॉर्मल, उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं विद समथिंग जो कि बिल्कुल फॉरगॉटन है। तो पहले सिस्टम से इन अ वे डिससैटिस्फैक्शन, डिसइल्यूजनमेंट होगी, तो फिर किसी और चीज की तरफ आपकी तवज्जो होगी कि होनी चाहिए। और अगर वो फिर कहीं से आपको खुशकिस्मती से कोई और ऑल्टरनेट मिलता है तो देन यू ग्रैब एट इट। लेकिन ये है कि अगर आप पहले ही सिस्टम में ठीक हैं, इसको मैं और कंपेयर करूं तो आपको शायद अगर याद हो वो कौन सी मूवी थी उसकी, वो नियो की, वो जो मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स के अंदर जहां पर वो उसे बताता है कि ये पिल तुम खाओगे तो तुम रियलिटी में, और ये पिल खाओगे तो तुम जहां रह रहे हो वहीं पे रहोगे, दिस इज योर होम। वो बिल्कुल यही कमेंट्री है। तो हाँ, असल में वो भी मैट्रिक्स की कामयाबी, खासतौर पे फर्स्ट जो उसका जो पार्ट था उसकी कामयाबी के पीछे यही था कि उसके पीछे एक अक्सर एक बड़ी गहरी फंडामेंटल ट्रुथ थी जिसकी वजह से वो आगे चल रही थी। तो वही वाली बात ये भी कर रहे हैं, और टू दी एक्सटेंट के ही सेज कि मैं तो अपने आप को मेंटली इल समझता था। हाँ। तो ये डिससेटिस्फेक्शन अक्सर लोग महसूस करते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि इसको नेम कैसे किया जाए, हाउ टू एड्रेस इट, क्या कोऑर्डिनेट। वेरी नाइस, बहुत एक डायमेंशन आपने खोल रहे हैं। एक्सीलेंट। हाँ जी रजा। नहीं, फारूक साहब ने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत तरीके से वो बात की कि, और उसके अंदर मेरे लिए इंटरेस्टिंग हुई था कि नाम जो उन्होंने रखा है उसके लिए भी वही ट्रेडिशनल सोसाइटीज से इंस्पायर होके उस साइड पे गए हैं। तो बहुत जबरदस्त है। इससे हमने ड्यूरिंग स्टडीज हमें सामसारा और बराका 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, लेकिन वो शायद इतनी क्रिटिकल शायद नहीं है। वो खूब मतलब विजुअली बड़ी मतलब इम्पैक्ट उनका भी बड़ा जबरदस्त है। मतलब उससे भी आपको वो मॉडर्न कंडीशन की जो कहते हैं कि यूजलेसनेस एक है ना, वो बड़ी एक तो आपने एक तो बरका की, दूसरी कौन सी गई? समसारा। हाँ। समसारा शायद बरका से पुरानी है या उसके बाद की है, मुझे भी कंफर्म नहीं। अच्छा, ये इस नहीं अभी दिखाने लगा। ये तीनों जो फिल्म है ना, एक ही बंदा उसका डायरेक्टर है। हाँ जी 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 जी। इसका प्रोड्यूसर ये बंदा था, वो जो बराका है वो उस बंदे ने फिर उसी टेक्निक से उसने अपनी बात की, उसने खुद ही प्रोड्यूस की। सही सही सही। और एंड में मैं उसी का ट्रेलर दिखाने लगा हूँ, बराका का। वो 1992 की फिल्म है। उसको भी थोड़ा सा आपको उस तमहीद दूंगा, फिर अभी आते हैं उस पर। जी सायरा, ये आपको थोड़ा सा इसका I'll share the links, फिर आराम से आप लोग इसको देखिएगा, डिस्कशन भी और फिल्म भी। जी सर आई थिंक जो हम लोग जो शुरू से बात कर रहे हैं उसी का विजुअली हमने देख लिया है कि इस तरह से ये नेचुरल ऑर्डर, जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, वो यही बता रहे हैं कि वो ये नहीं है। और एक इस मूवी में भी हमने शुरू में जो क्लिप देखी वो यही बताया था कि एक्सट्रीम्स हैं, एक नेचुरल ऑर्डर है और ये एक आर्टिफिशियल क्योस जो क्रिएट हुआ है। तो उसमें जिस तरह एरिक फ्रॉम ने भी एंड पे बात की हुई थी कि हम सर्वाइवल, जो हमारा मेन एक्सटिंक्ट था इंसानियत का रहने का, कि हम सर्वाइव किस तरह करना है, उससे बिल्कुल दूर चले गए हैं। और हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम खत्म होने वाले हैं, लेकिन हम सर्वाइवल का नहीं सोच रहे कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे इसमें। जी समीर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें जरूर। जी ये कोपोला की मैंने और मूवीज देखी हैं, लेकिन ये नहीं देखी। तो नहीं, ये कपोला की नहीं है। अच्छा, वो कहीं ऊपर लिखा हुआ है तब ये उसको मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया कि जब इसका कोई जो भी डीवीडी निकाली थी, जब उसको ज्यादा रिमास्टर करके व्हाटएवर, क्योंकि ओरिजिनल 82 की थी ना, तो इट वाज देन रिलीज्ड इन अ मोर डिजिटल मैनर। तो ये उसका फिर ही इंट्रोड्यूस्ड इट व्हाटएवर, आई डोंट नो द बैकग्राउंड। सही सही। हाँ, आई मीन एक जो लफ्ज ज़हन में आता है, एक तो एंथ्रोपोसीन है जो कि मैन मेड जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट की इंसान ने अपनी इसमें। दूसरा बैलेंस है, मतलब बैलेंस आई थिंक बैलेंस एक तो सिस्टम का बैलेंस है, मतलब सिस्टम, और एक दूसरा अपने सोच का बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है कि इंसान क्यों कभी हम एक ग्रीड की तरफ चले जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो इस बैलेंस को क्रिएट करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे थोड़ा सा एक जहन में इश्यूज थोड़े से अराइज ये हुए हैं कि क्योंकि मैंने वो बिल्कुल शुरू के सेशंस नहीं लिए, तो मेरा जहन जरा पीछे चला गया कि भाई ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं इसका विजडम के साथ क्या रिलेशन है। और आई कैन अंडरस्टैंड कि ये वेस्टर्न जो हम पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न हिस्ट्री एक तरह से इट इज इम्पोर्टेंट, बट आई फील के अगर तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म पे लास्ट सेशन है, फिर तो आई थिंक इतना ज्यादा हमने कवर नहीं किया उसको जितना करना चाहिए।
बिल्कुल सही जनाब, एक्सलेंट। हम ज्यादा ना रूट्स पे फोकस कर रहे थे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो आई कहाँ से है, और उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं विजडम के लेंस से। वो हमने ओरिएंटेशन में बयान किया था कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, उसके बाद फिर उसको चलने दिया। ओके, थैंक यू। एक्सीलेंट। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा तो प्लीज फ्री टू डू सो, या नाम लेके करो। जी जुबैर साहब, आप क्योंकि पिछली दफा कोर्स ले चुके हैं, आपका इंटरेस्टिंग कमेंट होगा। जी, मेरा इसमें मौकफ ये है जो समीर साहब ने बात की, ये सामिर है या समीर? मैं समीर समीर जी, डबल ही होता तो आसान हो जाता, चले वो मेरे नाम में भी यही है। तो समीर साहब, इसमें मेरा मौकफ ये है कि ये आपकी बात दुरुस्त है। असल में मेरा ये ख्याल है कि ये दिखाने का जी जो 1 महीने का जो 6 हफ्तों का जो था, उसमें ये था कि हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें हमें इतनी ब्रेन वॉशिंग हो गई हुई है कि हमें एहसास नहीं है कि हमारी रूट्स क्या थी। तो वो एक जर्नी है जो कि मेरे ख्याल में हस्तोनीस दिखा रहा है हमें शुरू से। और जो एक बड़ी मजेदार जो उन्होंने बात की है वो ये की है कि बजाय इसके कि अक्सर होता है ना कि इस्लाम मुसलमानों के ही किताबों से जब बताया जाता है या उनके अपने वहां से बताया जाता है तो उसकी एक वो उसका जो एंगल होता है वो फर्क होता है, वो एक बायस्ड ओपिनियन होता है। तो ये अगर ये इस चीज को दिखाना है तो बेहतर ये है कि इसको आउटसाइड ऑफ द बॉक्स दिखाने की कोशिश करें कि जो दूसरे जो लोग जो वेस्टर्न इसके हैं दावेदार हैं, उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। जाहिर है ईस्टर्न तो मौकफ हमें बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये एक जर्नी छोटी सी है, 6 हफ्तों की आपकी बात तो दुरुस्त है। ये जो हम इस साल हमने किया, हमने इस पे बहुत टाइम लगाया था पिछले साल, और कुछ लोग थक भी गए थे उसकी वजह से। ये तो एक दौरा बड़ी तेजी से गुजरा, लेकिन इसका मकसद मुझे यही समझ आया है कि दिखाना कि हम किधर हैं और ये इसको किस तरह से हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। जाहिर है ये जहन बदलने वाली बात नहीं है, ये तो एक झलकी है जो कि दिखाई गई है। काफी किताबें हमें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं तो वो भी देख लें। मैंने अपने तौर पे कभी कोशिश करता था, इतनी रेफरेंसेस इतनी हो जाती हैं कि कीप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है जिनमें झलकियां ही हैं। और इसका फिर हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह लेते हैं। अभी तो 3 और हमारे पढ़े हुए हैं या 4, जो भी 5-6 हमारे आगे सेक्शंस हैं, उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स आएंगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में काफी मजा आएगा। बस मैं यही बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा आपने कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिया। हतीम कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? वो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसका जो 2 चीजें जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक तो ये कि जिस तरह से उन्होंने जहाँ से शुरू किया था लाइफ फॉर्म के ऊपर, एक नेचर के उन्होंने एलिमेंट्स दिखाए थे, वहाँ पे जो म्यूजिक था वो एक बहुत ही कोहेरेंट था। और जिस तरह से वो उसको लेके जाते हैं आगे इंडस्ट्रियल लाइफ में, तो वो दिखाते हैं साथ साथ म्यूजिकल भी डिस्फंक्शनल हार्मनी सुनाई देना शुरू हो गई और एक मैकेनिकल सारा साउंड करना शुरू हो गया। ऑल्दो इट वाज स्टिल म्यूजिक, बट इट वाज ऐसे रिक्वेस्ट निकालने के लिए क्वालिटी जो है। और दूसरी चीज उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो उन्होंने एक वर्ड प्ले इस्तेमाल किया कि उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ लाइक गिविंग यू 1000 words which could depict one picture, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं आपको लफ्ज एक भी नहीं दूंगा, but I'm still gonna give you like 1000 words in the form of picture, ताकि शायद आप उसमें से एक लफ्ज वो जो कोई जो भी इसका नाम था वो आप निकाल सकें। So it was like very disintegrating and काफी मतलब वो disorienting थी वो सारा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जी काफी सही, बहुत खूबसूरत। फिरा आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है पसंद आया है? मुझे तो यही चीज वाली था कि बुनियादी चीज पे उन्होंने एक कोई वाली हतीम वाली बात कि एक लफ्ज कहे बगैर भी कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए वाली बात कर दी उन्होंने कि एक एक चेहरा, उनके एक्सप्रेशन हम देख रहे थे, पीछे म्यूजिक चल रहा था और एक तरफ नेचर थी, ऐसे जैसे एकदम जो है ना, जैसे बंदा काम होता है उसके बाद एकदम जो है ना एक बेचैनी म्यूजिक के साथ ही मैंने आंखें बंद करके फिर उसको देखती ना, तो तब भी वो बहुत ज्यादा मीनिंग कन्वे कर रही म्यूजिक बहुत उसके साथ जो है उसके साथ ही ना बहुत अच्छा था कि
एक उन्होंने वो ट्रांजिशन जो है वो कैसे उन्होंने की, और वो एक चीज बड़ी मजे की बात की कि हम अपने लेंस से कैटेगरी करते ना, कभी ट्रेडिशनल लोगों से भी उठा के हमारी कैटेगरी सुने हमारे मुतालिक, वो क्यों कहते हैं? This sentence was music to my ears. क्योंकि हम हमेशा कहते हैं सिंपल सी बात है, आप दूसरी साइड से आके भी देखें चीजें कैसे लगती हैं, बस मतलब अदल तो इसी का नाम है। अदल है कि दोनों तरफ से देखे। फिर एक और चीज जो यही वाली के जुबैर साहब ने भी कही कि सिर्फ हम लोग तो बातों से कहते हैं ना, हम कहते हैं ऐसी ये बूढ़े आदमी है, इनका क्या है, इनकी बस ये फौत होने वाले, इन्होंने तो ऐसी बातें ही करनी है दुनिया में। तो ये इंटरेस्टिंग है कि हम वेस्ट से ही उठा के जो है ना, क्योंकि यंग जनरेशन क्या कह रही है कि वो लोग तंग आ रहे हैं पोस्ट मॉडर्न वाले कि ये क्या तरीका है कि एक जैसी टाई सूट सबको बुला के और सारी चीजें कि एक आपने बिल्कुल फिक्स कर दिया है चीजों का जो है फ्रेमवर्क वगैरह। तो उसके अगेंस्ट रिबेलियन है। ये हम ब्रेक में ये बातें कर रहे थे पोस्ट मॉडर्न कल्चर की। रमीशा आप कुछ ऐड कर रहे थे? नहीं ऐसे तो नहीं, बस ये कहूंगी कि मुझे बहुत खूबसूरत अंदाज लगा थे इसके पे, लोग बातें कर लेते हैं पर असर किस तरीके से उन्होंने किया मुझे। तो ये तो 2 मिनट की झलकियां थी, आप इसको जब आराम से देखेंगे। अभी बस इतना ही काफी, फिर कभी एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैं सोच रहा हूँ टाइम को अभी जो अगर क्या हो अभी 2 नहीं 9:15 तक क्लास, तो जल्दी जल्दी से एक एक जुमला फिर सुन लेते हैं। मोहम्मद अहमद। जी तैमूर साहब, मुझे तो जो फिल्म है वो क्वाइट स्केरी लगी और मेरा दिल यानी कि अभी इज़्तिराब में है, क्योंकि यही मंजर है जो मैं रोज देखता हूँ, और जब उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगा के देखा तो वो रियलाइजेशन जो है वो मेरे लिए भी क्वाइट स्केरी है। आई थिंक ये जुमला खुद में ये एक बड़ा आपने सही सही बात की है। सायरा राना ने कर ली, समिया। हाँ जी सर, ये सब अकेले अकेले देख रहे थे कि उसमें इतना हजूम भी है लेकिन हर इंसान अकेला है। और फिर उसका मुझे जो उन्होंने दिखाया कि ऊपर से दुनिया जो है मॉडर्न वर्ल्ड कैसे लग रही है, जैसे एक चिप के ऊपर होती हैं, तो मुझे वो एक चलती हुई जो गाड़ियां और इतना हजूम एकदम याद आया कि कोविड में कैसे बिल्कुल हर चीज रुक गई थी, ऐसा लगता था दुनिया जो है। तो यानी और फिर ये कि कोई एक एक्सीडेंट जी, कोई इंसान जब अकेला मसलन उसको उठा के ले जा रहे हैं, फिर कोई डिस्ट्रक्शन हुई है, कोई कैओस हुआ है, तो लोग थोड़ी देर के लिए जैसे हादसा एक हुआ है और रुके हैं, तो बस वो देख के मसलन ये सारी फीलिंग आ रही थी इसकी। बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। जी जी निदा। तैमूर साहब बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट वाइज, क्योंकि मैंने फिल्म भी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो बहुत इंटरेस्टिंग शॉट्स लग रहे थे जो पोर्ट्रेट टाइप मोड में इन्होंने लिया हुआ था। हर एक की जो एक पर्सनैलिटी और फीलिंग और उस पर इन्होंने जो फ्यू सेकेंड्स रखा हुआ था इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। लाइक हर एक का जो है साइलेंटली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह फील कर रहे हैं। एंड एक्चुअली उनको देख के मुझे खुद याद आ रहा था कि जब मैं यूएस में होती थी बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग्स मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक वो देख के मुझे वो एंजाइटी होने लग गई थी, क्योंकि मैं भी इस तरह और देखा हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया। आई थिंक सेंस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट चाहिए था मुझे। और दूसरा ये था कि नेटिव अमेरिकन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वो आई थिंक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से बात करे थे कि नॉर्मली हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे नेटिव अमेरिकन पर्सपेक्टिव को एज अ मेन चीज रख के हम बाकी इसको देखेंगे। जिस तरह आई फॉरगॉट उसे किस तरह वर्ड किया, लेकिन उसको इन्वर्स कर दिया था, वो भी आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत सही, थैंक यू, एक्सीलेंट। ये चलिए अब आई वुड एग्री विद यू कि जब हम देखिए इतना कॉन्ट्रास्ट होता है ना, जब पहली दफा जाएं, इंग्लैंड का मेरा एक्सपीरियंस था, तो हम क्योंकि हम तो आउटसाइडर है ना, तो वन कैन सी द डिसफंक्शनैलिटी एंड द एम्प्टीनेस इन पीपल्स फेसेस। वो बड़ा पेनफुल होता है वैसे। बहुत आपको भी वही हुआ? ये इन सेंस हम उससे ज्यादा नॉर्मल या हर बात, खैर ये लंबी बहस हो जाएगी, मगर आई कुड रिलेट टू। सर्विस में काम किया था वहाँ पे,
तो मैं दिन रात लोगों को देखती थी इसी तरह कहाँ काम किया था? कस्टमर सर्विस में। अच्छा अच्छा। मतलब वो नहीं होता एक पार्ट टाइम सा जॉब, तो हाँ सैन फ्रांसिस्को सच अ मेजर सिटी, वहाँ हाँ। पे काफी एक इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे मैं काम करती थी और मैं रोज देखती थी लोगों को, होमलेस लोग चल रहे होते थे, अमीर लोग, टेक वाले लोग, और हर इंसान मतलब इंडिविजुअली अपनी दुनिया में होता था और आप देख सकते थे कि आपस में बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, बस अपने फोन पे लगे हुए हैं, अपने बस एक गोल तक, एक टारगेट तक उन्होंने जाना है। फिर बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट सा फील होता है और आपको आप देख के भी ऐसे लगता है कि इसका मकसद क्या है, मतलब वाई इतना काम करके इतनी चीजें लेके इन्होंने क्या पाना है। खुद आपस में इतनी एंजाइटी आपको नजर आ रहा है, कितना डिसफंक्शनैलिटी है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इट्स लाइक दैट एलिफेंट इन द रूम। तो वो बिल्कुल इंचार्टमेंट, मैंने जब रियलिटी वहां पे देखी, मुझे एक्सपीरियंस से पता चला कि ये नहीं चाहिए मुझे, दिस इज नॉट द लाइफ। और यहाँ मतलब लोग कितने साल काम करके यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, एंड मुझे पहले से डिसइल्यूजनमेंट हो गई। तो मैंने कहा इससे आगे क्या है, मैंने देखना है कि इसके अलावा भी कोई सिस्टम है, क्योंकि ये तो नहीं चलेगा, दिस इज लाइक वेरी रॉन्ग। सही थी। मजे साहब, यावर साहब बोले। जी नहीं, मेरा आपको खास कमेंट नहीं इस पे। ये फिल्म आराम से देखेंगे। बट या बाकी तो सारी डिस्कशन समराइजिंग है, जो अभी हम 6 सेशंस में कर चुके हैं चेक तो। हाँ जी सही। अब पता नहीं, मुझे लग रहा था बाय चांस रजा ने मेंशन भी कर दिया, बरका मूवी ये 1992 की है। ये मुझे लग रहा है कि ये तो काफी डिप्रेसिंग है, सच्ची बात है। ये वाली जो है उसमें अब वो हमारा जो कोर्स का नाम है, मुझे लगा वेगली या एनालॉजिकली किसी हद तक रिलेटेड है। पहले ही मैं पूरा कोर्स इन 2 मूवियों से शुरू करने वाला था, तो हमारे साथी ने कहा कि ये नहीं चलेगा विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट, इसका कोई मतलब ही नहीं समझ आएगा क्यों दिखा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब दिखाने का कोई फायदा होगा। तो जो बराका मूवी है उसमें मुझे लगता है उसमें एक तो है कि वही डिसफंक्शनैलिटी या हाइपर स्पीड एंड ऑल ऑफ दैट ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट एकदम से वो उसको साथ साथ कॉन्ट्रास्ट करता रहता है विद इंडिजिनस या ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ लाइफ एंड सेक्रेड कॉन्टेक्स्ट। तो वो इन सर्च ऑफ विजडम इन द मॉडर्न एज के हिसाब से आप इस तरह देखिएगा। 2 मिनट है इस पे, देन विल एंड द सेशन। तो ये नहीं है ना? पौने 3 मिनट क्लिप है, उसका ऐड है, ट्रेलर है। ट्रेलर वो आप लोग खुद ही देखना है ना, मैं एक पॉइंट बना। A challenge, a warning, a gift, a blessing. Baraka.
A cinema experience unlike any other. The power, rage, and essence of life itself.